हेलो, आवाज मिल रही भाई? नमस्ते। आवाज बताओ, सबको मिल रही है प्रॉपर? पाड़े कल यहां कहां रहे हो? आकाश कोरी 11B। न्योता खा दो कहो। नदीम। प्रिंस राव। हाल बढ़िया है। हाल चकाचक है। उमेश तिवारी। यश पांडे। अनुराग प्रजापति। कुशाग्र पांडे। ओंकार सिंह। जय शर्मा। अभिनव पांडे खुश रहो, मस्त रहो। अमन यादव। चलिए शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट करते हैं। पुरुषोत्तम पांडे 11th M1। देखो पेपर आ गया तुम्हारा मेरे हाथ में। देखो भैया, हर एक क्वेश्चन में एक टॉपिक छिपा हुआ है। आज का क्वेश्चन है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के क्रम में व्यवस्थित करो। देखो, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको हमने बताया था
कि इसका जब आप आंसर करोगे तो तुम्हें मालूम है कि अगर कोई गैसियस एटम हो और वो अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर ले तो वो बदल जाता है एनायन में, और यहां पर हीट के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। इसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है ना? तो आप हमेशा ध्यान रखो क्या कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वो किसी भी एटम के एनायन बनने की सुगमता पर निर्भर करती है। यानी कोई परमाणु अपने बाहरी कक्षा में जितना जल्दी इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी ये रिलीज करेगा। तो हमने तुमको ये बताया था कि ये सब आपके कहाँ के हैं, ध्यान से समझिए। ये आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके 17वें ग्रुप के हैं। और याद करो हमने आपको बताया था कि सामान्य तौर पर ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान क्या होता है? ऊपर से नीचे चलने पर देखिए बाएं से दाएं बढ़ता है और ऊपर से नीचे चलने पर घटता है। यानी सामान्य तौर पर किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान घटता जाता है। ठीक है? यानी इस आधार पर आपका ये सामान्य ऑर्डर है। ठीक है? दूसरा पॉइंट, किंतु समूह, या आप ऐसे कह सकते हो 14, 15, 16 तथा 17 के तत्वों में उस समूह के द्वितीय तत्व की कर लो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि वह ऋण आयन आसानी से बना लेता है। ये सारी चीजें हमने तुम्हें कराई हैं। यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? किसी भी गैसीय परमाणु का अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऋणायन में कन्वर्ट होना, और उस अभिक्रिया की जो ऊष्मा होगी वही कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो हमारा जो परमाणु होता है, अगर मैं उसको ग्रुप वाइज देखूं तो पीरियोडिक टेबल में किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घटती है, किंतु पी ब्लॉक में 14, 15, 16 और 17 के तत्वों में, ठीक है ना, जो दूसरे नंबर का होता है परमाणु, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। तो अब इस कंसेप्ट से अगर यहां हम ऑर्डर बनाएंगे तो इन्होंने कहा बढ़ता हुआ ऑर्डर,
तो देखो I इससे ज्यादा होगा Br, ठीक है, Br से ज्यादा होगा F और F से ज्यादा होगा Cl, यानी ये ऑर्डर तुम्हारा बनने वाला है। यानी क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या लब्ध इंथैल्पी का मान फ्लोरीन से ज्यादा होगा और फ्लोरीन का ब्रोमीन से ज्यादा होगा और ब्रोमीन का आयोडीन से ज्यादा होगा। ऐसे ही अगर हम यहां पे बदल करके एक क्वेश्चन अभी और कर दूं, जैसे यहां फ्लोरीन था वैसे ऑक्सीजन, सल्फर ये कर दूं कि इनका क्या होगा, तो ये सब 16वें के हैं, तो 16वें में सेकंड ये है तुम्हारा, है कि नहीं, तो सबसे कम होगा आपका आंसर यहां पर क्या होगा इसके लिए, Te टेलिनियम से ज्यादा होगा, टेल्यूरियम से ज्यादा होगा Fe और Fe से ज्यादा होगा O और O से ज्यादा होगा सल्फर, ये आंसर हो जाएगा। यानी समूह के दूसरे तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी पहले से होना चाहिए था कम, लेकिन ये होता है पहले से ज्यादा। तो ये चीजें तुम्हें पूरा हमने पढ़ाया है पीरियोडिक टेबल में, वहां पर देख भी लीजिएगा। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई समस्या भाई? चलें आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये तो रहा इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी की कहानी, यानी क्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी वाला परमाणु है, क्लोरीन से ज्यादा किसी की नहीं है। यह चीज पढ़ाते समय भी मैंने बताया था। देखिए अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है Cl माइनस यस डबल माइनस Ca+2 और Ar, इन्हें कहा गया है को आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। ध्यान से समझो, इसमें अगर हम बात करें तो आपका Cl माइनस, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? देखिए कुल इलेक्ट्रॉन बराबर इसका खुद का 17 और एक माइनस की वजह से जुड़ गया, हो गया 18। उसके बाद में सल्फर 2 माइनस पे आओ, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन 16 प्लस 2 जुड़ गया, हो गया 18। कैल्शियम में आओ +2, कैल्शियम का होता है 20 और 2 प्लस है, इसका मतलब 2 घट गया, हुआ 18। आर्गन पे आओ, ये भी 18 है। इसका मतलब ये सभी आपके क्या हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक, ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो ध्यान से देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक में हमने क्या बताया था? जो पॉजिटिव आयन होगा उसकी साइज सबसे छोटी होगी और जब नेगेटिव आयन होगा उसकी साइज क्या होगी? बड़ी होगी।
और नेगेटिव आयन में अगर चार्ज ज्यादा नंबर में है तो उसकी साइज और बड़ी होगी। और सबसे बड़ा होता है कौन? जो जीरो ग्रुप वाला है। तो इसका मतलब यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा? यानी आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम अगर हम बात करें तो आपका सबसे छोटा होगा +2 कैल्शियम, इससे बड़ा होगा तुम्हारा जो है Cl-, इससे बड़ा होगा S-, और सबसे बड़ा होगा Ar, क्योंकि इसमें कौन सी त्रिज्या मिलेगी? वांडर वाल। याद करिए, वांडर वाल त्रिज्या मिलती है इसमें। तो ये सब आपके क्या थे, ऐसे देख लिया करो कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, सभी में इलेक्ट्रॉन क्या है? समान है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की साइज किस पर डिपेंड करती है? अगर वो धनायन है तो सबसे छोटा, और अगर ये उदासीन है और जीरो ग्रुप वाला है तो सबसे बड़ा होगा ये। उसके बाद नेगेटिव में कंपेयर करो, जिस पे माइनस चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज सबसे बड़ी होगी, और प्लस में जिस पर चार्ज ज्यादा होता उसकी साइज छोटी होती है। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? तो अब तक आपने 2 क्वेश्चन कर लिया। उमेश तिवारी, अभिनव पासवान, देखिए एक बार मैं फिर बता दूं कि जो क्वेश्चन सॉल्विंग में नहीं है वो पेपर में उसका क्या हाल होगा वो वही जाने। उड़ना तय है। चलिए, जब भी साइज का आए तो देख लिया करो कि इलेक्ट्रॉन सेम है या डिफरेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है NaCl, NaI, NaF, NaBr को सह संयोजक लक्षण के बढ़ते क्रम में, ध्यान से देखो, इसको जब हम लोग करेंगे तो यहां पर ये NaCl है, इसका मतलब इसमें Na+ Cl- है। NaI में Na+ I- है। NaF में Na+ F- है। NaBr में Na+ Br- है। यानी सब में तुम देख रहे हो क्या कि जो धनायन है वो सेम है और जो ऋण आयन है वो बदल रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि चूंकि सभी लवणों में धनायन के रूप में Na+ आयन
उपस्थित है जबकि ऋणायन अलग अलग हैं तथा ऋणायनों का आकार क्रमशः या ऋणायनों की साइज क्रमशः, देखो सबसे बड़ा ऋणायन कौन होगा, आई माइनस, उसके बाद कौन होगा, बी आर माइनस, उसके बाद कौन होगा, सी एल माइनस, फिर कौन होगा, एफ माइनस। अब तुम्हें यह मालूम है कि फजान के नियमानुसार किसी भी आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण ऋणायन की साइज के समानुपाती होता है, अर्थात यदि एक से अधिक लवण में धनायन समान हो तो उनमें सहसंयोजी लक्षण ऋणायन की साइज पर निर्भर करता है। ये है आपका फजान रूल, यहां तक था, उसके बाद ये मैंने लिख दिया। उधर आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा खिसका देता हूं इसको। यानी ऋणायन की साइज पर निर्भर करता है। अब यहां पर अगर ऋणायन की साइज पर निर्भर करेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो आंसर होगा क्रम का, सही क्रम क्या होगा, तो आई माइनस यहां बड़ा है। अब इसको जो है किस क्रम में लिखना था, बढ़ते क्रम में। तो इसका मतलब यह हो गया कि सबसे कम कहां होगा, NaF में, इससे ज्यादा होगा NaCl में, इससे ज्यादा होगा NaBr में, और सबसे ज्यादा होगा NaI में। बस, क्योंकि I माइनस सबसे बड़ा है, तो जितना बड़ा ऋणायन होगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करना आसान होगा धनायन के लिए। और याद करो, मैंने कहा था छोटा केटायन और बड़ा एनायन सहसंयोजी लक्षण विल बी मोर। ये दिल मांगे मोर। बोर्ड सही कर रहा था इसीलिए ब्लर दिखा होगा, अभी सही दिख रहा होगा। अभी बताओ भाई, सही दिख रहा है भाई?
सबको सही दिख रहा, तुम्हें काहे ब्लर दिख रहा भाई? और भी किसी को ब्लर दिख रहा है? क्यों भाई चाचा लोगों, और भी किसी को ब्लर दिख रहा है? कोई और रिप्लाई करके बताओ। नो सर। सेटजेफ एलिमिनेशन अपक्रिया में होता है। सेटजेफ और हाफमैन निराकरण अपक्रिया में शायद पढ़ाया है, नहीं तो वो पेपर जब कराएंगे तो करा दूंगा। पढ़ाया है मुझे जहां तक याद है। निराकरण अपक्रिया में हाफमैन नियम और सेटजेफ नियम दो था। देखो ये तो खत्म हुआ भैया। अब अगला देखो दिया गया है, इसको तो कर ही सकते हो। अनुनादी प्रभाव खूब पढ़ाया हूं, रेजोनेंस। उसके बाद में प्रेरणिक प्रभाव यानी प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी करा चुका हूं, तो यहां भी कुछ खास नहीं है। बोलो हां या ना। बच्चा लोगों, अनुनाद प्रभाव कर लोगे ना अपने आप? बेंजीन वाला एग्जांपल ले लियो एक थी। और प्रेरण प्रभाव हमने खूब कराया है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके आगे हम लोग चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि एल्काइन के विरचन, विरचन मीन्स जानते क्या होता है? विरचन का मतलब होता है निर्माण। यानी इन्होंने पूछा है सवाल में कि एल्काइन के विरचन की देखो क्वेश्चन है कि एल्काइन के विरचन की दो विधियां रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। कुछ नहीं है यार। एल्काइन का मतलब ये होता है, दो विधियां अगर लिखना हो आपको इसमें तो सीधा सीधा देखो, कैल्शियम कार्बाइड CH2 का रिएक्शन हमने आपको बताया था कि H2O से करा दो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा C2H2 और प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ये तुम्हारा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये देखिए बन गया पहला। दूसरा मेथड तुम देखो, अगर टेट्राहेलाइड हो इस तरीके से या बिस्नल डाइहेलाइड हो, यह है आपका बिक डाइहेलाइड डाइब्रोमाइड, इसको आप अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म करो,
होगा क्या, इसका H इसका Br, इसका H इसका Br, यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहली बार तो ये बनेगा देखो, जैसे मान लिया जाए कि ये CH2 रह जाए, ये डबल बॉन्ड, ये आपका Br हो गया और ये H, अगली बार पुनः इसका H इसका Br निकल जाएगा, तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा दिस, ठीक है। या आप इसको चाहे ले लो, देखो ये सब मेथड में पढ़ चुके हैं आप। टेट्रा वाले को जिंक के साथ गर्म कर दो तो ZnBr2 ZnBr2 निकल जाएगा। तो ये मेथड आपको मैंने पढ़ाया है, वहां से आप देख लीजिएगा। तो निर्माण की ये विधियां हो जाएंगी विरेचन की, कुछ खास नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है। और उसके आगे इन्होंने कहा कि निम्न अभिक्रिया समीकरणों को पूर्ण करिए। देखो, निम्न अभिक्रिया समीकरणों को पूर्ण करिए। देखिए ये भी बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है इसमें। देखो ध्यान से, पहला समीकरण जो इन्होंने दिया है वो है तुम्हारा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन इन्होंने कहा है हाइड्रेशन कराना है Hg +2 H प्लस और 333 केल्विन। इन्होंने कहा कि A क्या है, और फिर इसका इन्होंने कहा कि हम समावयवन कराएंगे, तो B क्या होगा। इस रिएक्शन में इन्होंने कहा A और B को पता करो क्या है। बिल्कुल आसान सी बात है, कुछ है नहीं इसमें खास। देखिए पानी जब इस पर जुड़ेगा, हाइड्रेशन होगा इसका, तो यहां पर इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो आप ऐसे कर सकते हो। CH3 इस पर आएगा OH पानी का, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा क्या, ऑल, और ये हुआ तुम्हारा क्या, इन, यानी कुल मिलाकर के ये बना तुम्हारा इनॉल। इसको रीअरेंज करेंगे तो यहां से देखो ध्यान से, इसका H भेजेंगे यहां, डबल बॉन्ड आएगा यहां, तो ये तुम्हारा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलेंगे आप एसीटोन, ये एसीटोन है। ये तुम्हारा हुआ A, यानी ये वाला ये है आपका। यहां से आप क्रियाविधि इसका दिखा देंगे कि इस तरीके से होता है। पानी का H इस पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और OH वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है यानी ना है। उसके बाद OH का H चला जाएगा इस पर और डबल बॉन्ड चलाएगा यहां, तो ये हो जाएगा कीटोन यानी A बन गया। अब इसका जब तुम समावयवन कराओगे, देखो अगर इसका समावयवन कराएंगे तो ये तुम्हारा बदल जाएगा एल्डिहाइड में। देखो ये CH3 है तुम्हारा, इसको आप ऐसे कर लो C डबल बॉन्ड OH, ठीक। ये हो गया तुम्हारा B, यानी A हुआ एसीटोन,
और ये अपने समावयवी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक दूसरे के कौन से समावयवी हुए? क्रियात्मक समूह वाले, ठीक है ना। देखिए 3 कार्बन 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 3 3 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6, ये तुम्हारा हुआ एल्डिहाइड, ये तुम्हारा हुआ एल्डिहाइड। यानी पहले स्टेप में बनेगा कीटोन, एसीटोन, उसके बाद ये बदल जाता है किसमें? एल्डिहाइड में। इस तरीके से ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रिएक्शन इन्होंने कहा कंप्लीट करो। मिटाएं इसको भाई, नेक्स्ट रिएक्शन देखा जाए। यानी इस पर पानी की अभिक्रिया इनकी प्रेजेंस में होगा तो पहले ये बनेगा इनॉल, जो बाद में तुरंत चेंज हो जाएगा एसीटोन में। एसीटोन का समावयवन कराओगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड। समावयन का मतलब होता है इसका दूसरा समावयवी बनाओ। दूसरा रिएक्शन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन्होंने पूछा है। एनसीईआरटी में बाल की खाल ढूंढ करके सवाल दिया गया है। देखिए इन्होंने कहा ये CH3 है, ये C है, डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड C है, और यहां पर लगा है CH3। इस पर इन्होंने कहा कि हम H2 को जोड़ते हैं PDC+S में, बनता है हमारा D। उसके बाद दूसरी तरफ इन्होंने कहा अगर हम इस पर H2 सोडियम ऑब्लिक लिक्विड NH3 से कराते हैं इसका हाइड्रोजनेशन तो बनता है आपका C। कहा C और D क्या है बताओ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहां ध्यान दो कि इस अभिक्रिया में जब आंसर करेंगे आप तो ऐसे लिख लेंगे H2। जब इस पर आप हाइड्रोजनेशन कराते हो किसकी प्रेजेंस में? PDCS के, तो ये बनाएगा सिस एल्कीन। ये ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखो, H H और ये CH3, ये CH3, तो ये तुम्हारा हो गया सिस ब्यूटीन। यानी D जो होगा वो आपका सिस ब्यूटीन है। और दूसरा देखो, अगर हम इसी पर दूसरी तरह से रिएक्शन करा दें, लिख देता हूं यहां भी CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और इस पर H2 रिएजेंट यहां पर ले लिया गया। जो कैटलिस्ट था वो आपका सोडियम और द्रव NH3 है, तो यहां बनता है ट्रांस। देखो सिस और ट्रांस के आधार पर आपको फंसाने की कोशिश हुई है, ये बन गया। ये तुम्हारा है कौन सा? इसको हम कहेंगे ट्रांस ब्यूटीन और ये है तुम्हारा C। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यानी सिस और ट्रांस में यहां पर फंसाया गया है सवाल में।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यानी पेपर बनाते समय दया नाम की चीज दिखाई नहीं गई है यार तुम्हारे ऊपर। नेक्स्ट अगला सवाल देखो। देखो ये है तुम्हारा तीसरा रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराई गई है और एरो पर लिया गया है C6H5 CO का होल ट्वाइस O और पूछा गया है E क्या होगा। यानी ये रिएक्शन है, ध्यान से समझो। ये आपका है बेंजोइल पराक्साइड। तो यहां पर जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आप बताएंगे कि जो बेंजोइल पराक्साइड है C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 सॉरी C6H5 जब इसको गर्म करोगे तो ये टूटेगा ऐसे। बेंजोइल पराक्साइड है तो यहां पर O2 होगा, यानी O बॉन्ड O, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये बन जाएगा होमोलिटिक मेथड से, ये फ्री रेडिकल बना। ये बाद में यहां से ये बॉन्ड ये भी टूटेगा और ये बन जाएगा 2 मोल C6H5 फ्री रेडिकल और प्लस CO2 गैस निकल जाएगी। इस फ्री रेडिकल का काम देखो क्या है। ये जो फ्री रेडिकल है तुम्हारा, ये रिएक्शन करेगा HBr पर और बना लेगा C6H6, ठीक है, और प्लस बन जाएगा क्या Br फ्री रेडिकल। और दूसरे स्टेप में ये इस पर आएगा फ्री रेडिकल Br। अब तुम्हें मालूम है कि ये अभिक्रिया पराक्साइड प्रभाव वाली है, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ का उल्टा चलेगा। ये जुड़ने वाले यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, यानी यहां। तो ये पहले स्टेप में बना लेगा CH3CH पर फ्री रेडिकल और ये बन जाएगा CH2Br। बाद में इसको H मिल जाएगा यहां से और ये तुम्हारा बन जाएगा CH3CH2CH2Br। यही है तुम्हारा E। ये पूरी कहानी है। यानी एक प्रकार से ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एग्जाम्पल है। बोलो भाई, सबको समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो एक बार। आवाज वगैरह मिल रही सबको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? एनुअल एग्जाम में जो एब्सेंट चल रहे हैं वो चित्त हो जाएंगे।
स्पेशल कंडीशन है, पेरोक्साइड उपस्थित होना चाहिए। जैसे ये पेरोक्साइड था, पेरोक्साइड का मतलब ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन रखने वाला, तो एरो पर पेरोक्साइड दिया गया है, इसीलिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ से रिएक्शन करेगा। और ये पेरोक्साइड नहीं होता तो ये मार्कोनिकॉफ के नियम से जुड़ता, तब Br तुम्हारा यहां जुड़ता CH पर। लाला ताला खोली है, कहां करी है? चलें आगे, नेक्स्ट। अगला देखो, देखिए इन्होंने कहा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहली टिप्पणी इन्होंने कहा आक्रमणकारी अभिकर्मक। तो कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा सीधा आपको लिखना है क्या, न्यूक्लियोफिलिक वाले को न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही वाले को और इलेक्ट्रॉन स्नेही वाले को लिखना है, बस इनके बारे में जो मैंने कराया है। उसके बाद इन्होंने कहा है दूसरा, एथेन का संरूपण। कुछ नहीं, एथेन तुम्हारा कैसे दिखता है, देखो अगर इसको हम लोग देखें तो एथेन यही है तुम्हारा, इसके दो रूप बना दो। इधर से देखो इसको, न्यूमैन प्रोजेक्शन ले लो, तो न्यूमैन में ऐसे तो बनाया जाता है H H H, ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन। यहां H दिखा दीजिए इसका, इसको मैंने कहा था याद करो स्टैगर्ड, और दूसरा हमने कहा था ऐसे घुमाए दो, चक्का घुमाए दो। तो चक्कवा जब घूमे तो ये वाला इसके नीचे, ये वाला इसके नीचे, ये वाला इसके नीचे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इक्लिप्स्ड, जिसको हमने कहा था ग्रसित। तो ये टॉपिक वहीं पर है, उसको देख लेना तो आपको ये मिल जाएगा। और तापीय अपघटन को पायरोलिसिस कहते हैं, जिसमें हमने एल्केन में बताया था कि उच्च अणुभार वाले एल्केन को गर्म करने पर छोटे अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या, ताप अपघटन। कोई दिक्कत? रिप्लाई करिए, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, इनका दिया गया है, निम्न समीकरणों में से प्रथम समीकरण को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा तथा द्वितीय समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। अभी रुके हैं, बनाना चाहे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
बायर जो अभिकर्मक होता है वो 1% एल्केलाइन KMnO4 विलयन होता है, उसको बायर अभिकर्मक कहा जाता है। और कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है तो बायर अभिकर्मक से रिएक्शन करके डाईआल बनाता है, यानी एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन पर OH और OH जुड़ता है, तो इसे कहते हैं क्या, बायर अभिकर्मक टेस्ट। तो बायर अभिकर्मक वही है 1% क्षारीय KMnO4 विलयन। इसका रिएक्शन हमने कराया भी है आपको, जहां एल्कीन वाला टॉपिक था वहां पर हमने कराया है, वहां देख लीजिएगा, बायर अभिकर्मक लिखाया है इसको। कह रहा है थोड़ा सा इंक डाल लिया जाए। आज कई रिएक्शन हम लोगों ने कर लिए। सोचिए ये पेपर 2.5 घंटे में करना है तुम लोगों को, और इस पे मैंने 3 दिन, आज चौथा दिन सॉल्विंग चल रही है। सॉल्विंग में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि पूरा पूरा टॉपिक एक्सप्लेन होने लगता है। पेपर करने से यही फायदा है कि पूरा पेपर अगर कर लिया तो पूरी केमिस्ट्री है रिवीजन हो गई। देखो, इन्होंने कहा निम्न समीकरणों में से प्रथम समीकरण को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा और द्वितीय समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। पहला समीकरण है ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा, Cr2O7 -2 प्लस SO2, ये गया आपका Cr+3 प्लस SO4 -2, और इसको करना है अम्लीय माध्यम में। देखो, जब ऑक्सीकरण संख्या विधि से करते हैं तो प्रत्येक परमाणु पर ऑक्सीकरण नंबर उसका मेंशन करो। देखिए यहां पर Cr का ऑक्सीकरण संख्या निकालो, तो मान लिया इसका X है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जब निकालोगे तो पहला काम यही कर लिया करो। देखो ऐसे लिख दिया करो, Cr2O7 डबल माइनस में इसका ऑक्सीकरण संख्या मान लो 2x, 7 × -2 बराबर -2, 4 जाना चाहिए फाइनल, तो 2x -14 बराबर -2, तो 2x बराबर -2 + 14 यानी +12, तो x बराबर हो गया +6, ये हो गया तुम्हारा +6। यहां देखो सल्फर का, ऑक्सीजन का -2 होता तो 2 दूना 4, -4, तो ये होगा +4। यहां आओ देखें, यहां पर सल्फर का क्या स्थिति है। अगर इसमें देखा जाए, हम ऐसे निकाल लेंगे, जिसका नहीं मालूम है ऐसे करके यहां निकाल लेंगे। SO4 -2 में इसको x माना, 4 × -2 बराबर -2, तो x -8 बराबर -2, x बराबर -2 + 8 यानी +6, ये तुम्हारा हो गया +6। ध्यान से देखो, ये बात हो गई। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी कहानी है। ये तुम्हारा बदला है, देखो ये बदला है इसमें, और ये आपका आया है इसमें। ध्यान से देखिए, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या में क्या चेंज आया है, ये 2 छंग 12 यानी +12 से, अगर हम +12 से लेके चलें तो ये हुआ है +3,
यानी 12 से 3 का चेंज। अगर एक ही का उस पर ध्यान करके चलें, पहले एक ही का चलिए करते हैं, तो +6 से +3, यानी यहां पर हुआ है क्या, आक्सीकरण संख्या में कमी बराबर छह से 3, यानी प्रति परमाणु कितने का चेंज आया है, 6 से ये 3 पे गया है और फिर 6 से 3 पे गया है, क्योंकि यहां 2 है देखो, तो कुल चेंज कितने का आया, 6 का। एक CR +6 से +3 पर गया तो +3 का चेंज, दूसरा CR भी +6 से +3 गया तो 3 का चेंज, टोटल आया 6 का चेंज। यानी कमी कितने की हुई है, 6 की, कमी हुई है 6 की। क्लियर। अब इसमें देखो +4 से +6, यानी यहां क्या हुई है, आक्सीकरण संख्या में वृद्धि कितने की हुई है, +4 से +6 यानी 2 की। क्या हुआ है, इस तरीके से। ठीक। अब यहां पर ध्यान से देखो आप कि अगर यहां CR 2 था तो हम CR यहां भी क्या कर ले रहे हैं, 2 कर ले रहे हैं। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है, 2 × 12, 2 तिहाई 6। क्लियर। देखो 2 तिहाई 6 और 2 × 12, 12 से 6 पे गया है तो 6 आ गया। ऐसे कर लेना, इसकी नंबर बराबर कर लेना यहां पे। अब क्या करेंगे, यहां पर 6 है और यहां 2 है, हम क्या करेंगे, वृद्धि और कमी को बराबर करेंगे। तो इसमें हम 3 से गुणा कर लेंगे और इसमें 1 से गुणा कर लेंगे। आक्सीकरण संख्या में यही काम करना है हमको। और एक बार हम फिर से लिख लेंगे, देखिए यह आपका हो गया Cr2O7 -2 प्लस 3 से इसमें गुणा किया गया है, तो इधर भी गुणा करेंगे 3SO2, और ये आपका 2Cr + 3 हो ही गया, और इसमें भी 3 से गुणा किया 3SO4 -2। अब देखो आपके आयन जो थे, Cr बराबर हो गया, S बराबर हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको यहां देखना है कैसे बैलेंस किया जाए। देखिए 3 × 4 = 12, इधर 12 है ऑक्सीजन, और यहां देखो 7 और 3 दूना 6, 7 और 6 कितना है, 7 × 6 = 13 ऑक्सीजन है, और यहां पर कितना है, 3 × 4 = 12 और यहां पर 13, तो 12 इधर है, 13 करना है तुमको, तो यहां क्या जोड़ दिया जाए भाई, H2O। देखिए अब H2O जब जोड़े इधर, तो 3 × 4 = 12, एक 13 ऑक्सीजन हो गया, 7 और 3 दूना 6, 7 और 6 13 ऑक्सीजन हो गया, 3 सल्फर, 2 Cr सब बैलेंस, हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हो रहा है, तो इस साइड हम जोड़ देंगे क्या, 2H+। ये देखिए 2H+ जुड़ गया। अब ये अम्लीय माध्यम में इसलिए बैलेंस हो गया क्योंकि H+ आपने जोड़ दिया, यही आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में संतुलित समीकरण। और ये क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या विधि से इसको संतुलित किया गया है। चार्ज टोटल देखो, 2 माइनस इधर, 2 प्लस, 0 चार्ज, 2 प्लस 2 माइनस 0 चार्ज,
यह तरफ देखो 2 तिहाई 6, 6 प्लस और 3 दूना 6, 6 माइनस, चार्ज भी बराबर है। तो एक ही लाइन में तुम्हारा ये आक्सीकरण संख्या विधि से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या किया मैंने, सीआर यहां 2 था, यहां सीआर अकेले 1 दिख रहा था, पहले इसको 2 कर लिया और फिर यहां से देखा आक्सीकरण संख्या में क्या चेंज आ रहा है। आक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी को आपस में हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं, और इस तरीके से ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। कोई डाउट किसी को बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस बार इसको आक्सीकरण संख्या से पूछे हैं, हो सकता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से पूछ लें, और ये हाफ ईयरली में भी ये सवाल पूछा गया था, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। चलो दूसरी बात करते हैं, दूसरा समीकरण जिसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा करना है, यानी कौनो मेथड एपीडी सर ने छोड़ा ही नहीं है, सब पूछ डाले हैं, पूरी केमिस्ट्रिया। एपीडी सर की जय। देखो दूसरा समीकरण तुम्हें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है। N2H4 प्लस ClO3 माइनस गिव्स NO प्लस Cl माइनस, और इसको करना है क्षारीय माध्यम में। कुछ नहीं, कौन किस में बदल हो रहा है ये देखो, 2 हाफ समीकरण प्राप्त करो। N2H4 ये बदल रहा है NO में, दूसरा है आपका ClO3 माइनस, ये बदल रहा है Cl में। चलिए बराबर कर लीजिए, पहले एटम बराबर करो, आयन बराबर करो। यहां N2 है, यहां N1 है, 2 से गुणा करो। यहां H4 है, देखो यहां H कितने हैं, 4 हो गए, इधर ऑक्सीजन देखो 2 हो गया, तो यहां पर मैं 2H2O जोड़ देता हूं। देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 और 4 8, कुछ मत करिए, इधर 8H प्लस जोड़ दो। क्या जोड़ देंगे, 8H प्लस। ठीक है, पहले अम्लीय में बैलेंस कर लो, क्षारीय में बाद में बदल देंगे। अभी यहां Cl 1 है, यहां Cl 1 है, यहां ऑक्सीजन 3 है, इधर कुछ नहीं है, 3H2O जोड़ो, 3 दूना 6H, 6H प्लस जोड़ो। ये काम हो गया पूरा। आयन बैलेंस, अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो। यहां चार्ज 0, इधर चार्ज 8 प्लस, इधर 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 0 हो जाएगा। इधर देखिए 6 प्लस 1 माइनस, यानी 5 प्लस, और उस साइड 0, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ दो, बैलेंस। क्लियर? अब क्या करना है हमको इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। क्या करना चाहिए, उचित नंबर से मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रॉन में। ये 8 है, ये 5 है, तो इसको 5 से गुणा कर दो, और इसको गुणा कर दो कितने से, 8 से। जो आए पहले लिख लो। अब तुम्हें मिला A, ये मिल गया 5 N2H4 प्लस 10H2O, ये दिया आपका 10 NO प्लस 40H प्लस 40 इलेक्ट्रॉन, 5 8 40, 5 8 40। B 8 ClO3 माइनस, 8 छंग 48H प्लस 40 इलेक्ट्रॉन,
और ये हो गया 8, 1 मिनट यार, ये Cl माइनस था, तो इधर देखो, इधर हुआ कितना, इधर हुआ आपका 5 प्लस था और इस तरफ 1 माइनस था, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 5 प्लस जोड़ोगे 0 हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो अब इसमें तुम्हें 6 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 8 से 6 से गुणा करोगे तो ये 6 कर दो, ये 12 कर दो, ये 12 कर दो, ये 48 कर दो, और इसमें 8 से गुणा करो, ये तो सही है हमारा, 6 इलेक्ट्रॉन है, अब गुणा करो, ये 8 ClO3 माइनस प्लस 48H प्लस प्लस 48 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 8 Cl माइनस और 24 H2O। ये देखिए जो बराबर बराबर हो काट दो, 48H प्लस और ये तुम्हारा यहां से कट गया, ये कटा, यहां बचेगा 12। अभी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग, ये 48 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल कर दिया मैंने। अब देखो क्या आ रहा है, 6N2H4 प्लस 8 ClO3 माइनस गिव्स 12 NO प्लस 8 Cl माइनस प्लस 12 H2O। इसमें जो कॉमन हो अभी और उड़ाओ, देखो 4 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन लेके काट दो इसमें, तो ये तुम्हारा मिल जाएगा 3N2H4 प्लस 4 ClO3 माइनस, ये दे देगा आपको 2 छंग 12 6 NO प्लस 4 Cl माइनस और प्लस 6 H2O। ये तुम्हारा ये बैलेंस हो गया, ये अभी न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस हुआ है। आपको क्या करना है, ये न्यूट्रल माध्यम में आया है, एक बार पुनः इसको राउंड अप करके देख लिया जाए कि क्या स्थिति बनी है इसकी। N2H4 ClO3 माइनस NO Cl माइनस, N2H4 2 NO, इसको किया, और यहां पर ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हमने 2H2O कर दिया, तो 4H और 4H 8H प्लस इधर कर दिया, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया उधर से, 0 चार्ज, ClO3 माइनस और ये Cl माइनस था, इधर मैंने 3H2O जोड़ा, 3H2O हो गया, 3 दूना 6, 6H प्लस इधर बढ़ा दिया, 6H प्लस 1 माइनस यानी 5 प्लस बचा, और हमें इसको करना है 1 माइनस बराबर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब इसमें हमने 6 से गुणा किया, 8 से गुणा किया, 6, ये सब आपका हो गया। उसके बाद इसमें 8 से गुणा किया, ये बन गया 48H प्लस, 48H प्लस कैंसिल हो गया। उसके बाद 48 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, इसको मैंने जोड़ा तो 6 ये बन गया आपका। उसके बाद फिर मैंने कहा क्या कि आपका ये 3N2H4 4 ClO3 6 NO 4 Cl 6 H2O यहां पर बन गया है आपको, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस होके आया है।
अब ये क्षारीय माध्यम में बैलेंस करने के लिए पूछ रहे हैं, तो क्षारीय माध्यम में क्योंकि अगर H+ आया होता तो इसको हम कन्वर्ट कर देते, ये न्यूट्रल में हो रहा है रिएक्शन। इसको हम देखेंगे अगेन कि ये क्षारीय माध्यम में कैसे बनाया जाए, क्योंकि नहीं तो टाइम लेगा इस पर। ठीक है, तो यहां तक आप बैलेंस कर लो इसको कि न्यूट्रल मीडियम में ये बैलेंस हो गया है, सब कुछ बराबर है, इसमें चार्ज भी बराबर है, 4 माइनस इधर है, 4 माइनस उधर है, 3 दूना 6 N2 इधर है, 6 N इधर है, 6 N इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, नहीं 4 3 चौक 12 और 6 दूना 12 बैलेंस, यानी न्यूट्रल मीडियम में आ रहा है ये। ठीक है, क्षारीय माध्यम के लिए OH- सप्लाई करके करेंगे तो OH- मुझे दोनों तरफ सप्लाई करना पड़ेगा। हवा टाइट हो जाती है, नहीं H+ अगर जुड़ के आता, क्योंकि ये न्यूट्रल मीडियम में हो गया ना रिएक्शन, अगर H+ आया होता तो इसमें हम OH- जोड़ करके इसको बदल देते। ये वाला नहीं दिख रहा है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यह है आपका 3N2H4 + 4 ClO3- gives 6NO + 6H2O। ये आपको बैलेंस समीकरण मिला हुआ है, नीचे वाला जो लिखा है हमने। इसी के साथ इन्होंने अथवा लगाया है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, देखिए सोडियम प्रोपियोनेट, प्रोपियोनिक एसिड लिखो, ये है तुम्हारा, इसको कहा जाएगा सोडियम प्रोपिनोएट। अगर इसको आप सोडा लाइम के साथ गर्म करोगे तो ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, बी कार्बोक्सिलीकरण, देखो ये आपका चला जाएगा, बन जाएगा Na2CO3 और प्लस ये बन जाएगा CH3 और CH2H, यानी ये हो गया CH3CH3, इसको बोलेंगे एथेन। तो सोडियम प्रोपिनोएट को सोडा लाइम से गर्म करोगे तो इथेन बनेगा। अगला कह रहे हैं क्लोरोप्रोपेन को जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिकृत कराते हैं। देखिए क्लोरोप्रोपेन
इसको कहेंगे क्लोरो प्रोपेन। और इसका रिएक्शन जिंक और डाइल्यूट HCl से कराते हैं। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं ये रिएक्शन कौन सा कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि डाइल्यूट जिंक का रिएक्शन जो है इसमें आपको एनसीईआरटी का ये नहीं है, कहना कुछ और चाह रहे हैं, कुछ और आ रहा है। क्योंकि ये एलिमिनेशन या तो कराना चाह रहे होंगे तो एल्कीन बनेगा, चलो इसको देखते हैं कि रिएक्शन कहां से लिया गया है। क्योंकि कहना कुछ और चाह रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं। अगला सवाल देखो, एन हेक्सेन को क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में इतने और इतने वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। तो इसको तो तुम लोग पढ़े हो, एन हेक्सेन देखो यही है तुम्हारा, ये है तुम्हारा। और अगर इसको क्रोमियम के ऑक्साइड 773 केल्विन साथ ही साथ 10 से 20 एटीएम प्रेशर पर गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन का एलिमिनेट करके ये साइक्लोएल्केन बना लेगा। ये एक प्रकार का साइक्लिक बहुलीकरण है, ठीक। तो अगला तो आपका ये है डायरेक्ट, इसको कहा जाता है एन हेक्सेन, चक्रीकरण है ये। अगला रिएक्शन इनका है इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH को रेड हार्ट आयरन नलिका से गुजारते हैं, रेड हार्ट Fe ट्यूब, इससे पास करते हैं। तो इसको याद करो, बेंजीन हमने बताया था, ये देखिए अगला वाला ये हो गया, नेक्स्ट अगला वाला ये हो गया। तो ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, और इस तरीके से ये बेंजीन बन जाता है। इसको हम लोग कर चुके हैं, ये बेंजीन है, यानी इधर डबल बॉन्ड लगा लो, ये ऐसे, ये बेंजीन बन जाएगा। तो इथाइन को लाल तप्त लोहे की नलिका से गुजारने पर यह बनेगा। हाँ, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, वो एल्कीन बनाना चाह रहे हैं, यानी उस रिएक्शन को ऐसा करना चाह रहे हैं वो। ये है तुम्हारा H और ये आपका CH2Cl है,